अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसके इर्द गिर्द घूमने वाली कंट्रोवर्सी की, JIT की रिपोर्ट की जो आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। एक आखिरी रिपोर्ट और दाखिल होना बाकी है और साथ साथ उस केस की जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से, PTI की तरफ से रस्साकशी हो रही है, और वो है तस्वीर का मामला जो पता ही नहीं चल रहा कि किसने तस्वीर लीक की, उसको वापस भी भिजवा दिया गया और अटॉर्नी जनरल साहब से उसमें जवाब भी मांग लिया गया है कि हुकूमत क्या कह रही है उस हवाले से, वो भी हमें बताइए। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आपको आई ऑफ द स्टॉर्म में नजर आता है, ये क्यों है? ये मीडिया को भी कहा जा रहा है मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, सियासी तौर पर भी हुकूमत की तरफ से भी निश्तर हैं, PTI जो है वो मुहाफिज बनी हुई है, क्या कहते हैं आप इस पे? ये आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त ये एक तरफ तो इस केस का लीगल पहलू है, दूसरी तरफ सियासी पहलू है जी। और अगर लीगली कोई फैसला आ जाता है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तो उसके सियासी असरात जो हैं वो बड़े दूर रस होंगे। तो लिहाजा, और दूसरी तरफ से जो PTI है उनका भी एक पिटीशन तो कानूनी थी, लेकिन वो खुद एक सियासी पार्टी है। में जो एहतसाब का अमल है उसके पीछे भी सियासी अदावत जो है वो उसको ट्रिगर करती है एहतसाब के अमल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे इदारे जो हैं वो उस तरह से गैर जानिबदारी से इस तरह के मामलात में जो बड़े लोग हैं उन पे हाथ नहीं डालते, तो बड़े लोग ही बड़े लोगों पर हाथ डालते हैं। तो ये सारी चीज में अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखें कि एक डिवाइड नजर आई हमें कि दो जज साहिबान ने तो समझा कि इतना ज्यादा मवाद उनके पास आ चुका है कि मजीद कुछ कलेक्शन की जरूरत नहीं है, एविडेंस कलेक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 3 जज साहिबान ने उनसे इनको मजीद 2 माह का मौका दे दिया हुकूमत को कि वो अपना मौकफ जो है वो JIT के सामने पेश करें जी। तो इस तमाम सारे तनाजर में अब सारी नजरें जी एक्टिव कोर्ट रहा है पिछली गवर्नमेंट में, अगर वो उस तरह की प्रोएक्टिविटी या वो प्रोएक्टिव नहीं रहते जिस तरह पहले थे, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को भी उसी नजर से देखा जाएगा जिस तरह से चौधरी कोर्ट देखा गया था, जिस तरह से डोगर कोर्ट देखा गया था, जिस तरह से मुनीर कोर्ट देखा गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो मौजूदा जज साहिबान है इनकी कोशिश होगी कि इस तरह के किसी भी नोशन को वो डिस्पेल करें, और उसी कोशिश में अब ये कह रहे हैं कि मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए और ये सारा, लेकिन बेहतर ये है कि बजाय ये इस तरह के रिमार्क्स दें, ये फैसला कर दें और इनके रिमार्क्स ना बोलें, इनका फैसला बोले कि ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है ये पिछले उन सुप्रीम कोर्टों से मुख्तलिफ है। इरफान साहब, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस पाकिस्तान में जो है वो ट्रिगर होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन होती है उसकी, तब वो शुरू होता है। तो इस दफा डायमेंशन नहीं, पॉलिटिकल अदावत का मैंने लफ्ज जी, वही अदावत जो आप कह रहे हैं वो इस दफा भी पॉलिटिकल सियासी अदावत का ही नतीजा आपको नजर आ रहा है, ये एहतसाब के अमल के पीछे भी या इस प्रोसेस के पीछे भी? देखें, ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट था कि पनामा लीक्स के बारे में सारी दुनिया में एक पॉपुलर सेंटिमेंट था कि जो भी बड़े बड़े लीडरान हैं जिन्होंने कि अपने असासे जो है बाहर के मुल्कों में छुपाए हुए हैं और जाहिर नहीं किए, तो उनका एहतसाब होना चाहिए। इस पॉपुलर सेंटिमेंट को PTI ने बड़े बर वक्त उठाया और उसके साथ दूसरी जमातों ने भी उठाया। तो ये दुनिया की जितने भी जमहूरियतें जहां भी कायम है वहां पे इस तरह के पॉपुलर सेंटिमेंट से सियासी फायदे जो हैं वो बिल्कुल हासिल किए जाते हैं। अगर किसी को माइलेज होता है तो वो हासिल करता है। तो ये उस तरह से ये जो उन्होंने केस किया, तो ये हमने देखा कि पनामा लीक्स का इशू एसेंशियली पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात ने उठाया। अवाम में से अगर कोई उठाता तो उठा के वो बाहर फेंक देते। इनका भी बाहर फेंक दिया था सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने, लेकिन इनका मोमेंटम इतना ज्यादा था कि वो चीफ जस्टिस जहीर जमाली साहब ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको ये अपील जो है एक्सेप्ट करनी पड़ी जी। तो ये इरफान कादिर साहब, तो इसमें थोड़ी सी आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे कि ये देखें जो पहले माजी के अंदर
जो आप अदावत की बात कर रहे हैं, हमें पता है वो मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करता था, वो उनके खिलाफ मुकदमात बनाया करते थे, वो उनके खिलाफ मुकदमात बनाया करते थे, अब इर्रिस्पेक्टिव के सब्सटेंस क्या हुआ करता था उन मुकदमात का। लेकिन इस मामले के अंदर केस तो नहीं बनाया किसी पार्टी ने मियां साहब के खिलाफ। ये तो केस बना बनाया एक ऊपर से आया और कहा गया कि ये इल्जामात हैं, जिसको पीटीआई ने कहा कि जी अदालत को चाहिए इसको देखना चाहिए। तो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे आप? ऊपर से आया था, पीछे से पास मिला था, आगे से गोल जो फर्दर जो किक लगाई वो पीटीआई ने गोल पोस्ट के अंदर फेंका। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने अब डिक्लेयर करना है कि ये गोल हो गया। ठीक। ये सारा मामला आपके सामने। तो ये पाकिस्तान में अगर माजी में भी तारीख देखें तो ये जो एहतसाब एक्ट बना था 1997 का जी। ये जिस शिक में मियां साहब खुद फंस गए हैं इस वक्त और जिस अदलिया के हाथ में फंस गए हैं, वो शिक भी मियां साहब ने बनाई थी और इस अदलिया को भी मियां साहब ने बहाल करवाया। वो क्या शिक थी इरफान कादिर साहब, जरा बता दीजिए। वो शिक ये थी कि कोई भी शख्स या उसके डिपेंडेंट्स या उसकी औलाद या उसके बेनामीदार अगर वो असासाजात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वो जायज जराए से हैं तो फिर वो मुर्तकब होंगे बदउनवानी के, करप्शन के। ये शिक है। ये शिक है। ये 97 में मियां साहब की जब हुकूमत थी तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी एहतसाब एक्ट में, और फिर इस अदलिया को भी उन्होंने ही बहाल कराया था। इरफान साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने एस्पेक्ट उठा दिया, क्योंकि मेरे ज़हन में आ रहा था कि जो जेआईटी इस वक्त तहकीकात कर रही है और बयानात दे रही है मुख्तलिफ लोगों के, जिसमें छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और लोग मौजूद हैं साथ साथ, उसमें वो तो कहते हैं जो नोटिस उनको इशू किया जाता है पेश होने का जेआईटी की तरफ से, उसमें तो लिखा होता है कि आप बतौर गवाह पेश हों। और वो जो बयान जो हो रहे हैं वो आपको सबसे ज्यादा पता है कि सेक्शन 161 और 162 के तहत हो रहे हैं, जिसमें ना आपको साइन करना मकसूद है, जिसमें आप बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट की अदालत के सामने कह सकते हैं कि इसकी तो इंटरप्रिटेशन गलत इन्होंने रिड्यूस कर दिया राइटिंग में, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था। तो एक तरफ नैब लॉ का आप हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये लॉ है, तो अदालत करेगी क्या इरफान कादिर साहब? वो उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर फैसला दे देगी या कहेगी कि ट्रायल का प्रोसेस हो जिसके लिए सेक्शन 161 और 162 इस्तेमाल होता है? क्या कहते हैं आप? अब ये जेआईटी का जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी सर, तो अदालत दो चीजें डिसाइड करेगी। एक तो ये डिसाइड करेगी कि जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में मियां साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते। ठीक। और दूसरी चीज वो ये डिसाइड करेगी कि इस जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में उनके खिलाफ कोई बदउनवानी का केस बनता है कि नहीं बनता, उनके खिलाफ कोई एससीसीपी के लॉज के नीचे कोई ऑफेंस बनती है कि नहीं बनती, उनके खिलाफ कोई एफबीआर लॉज के नीचे कोई ऑफेंस बनती है कि नहीं बनती, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता है कि नहीं बनता है, जिसमें कि स्टेट बैंक के कानून भी बीच में आ जाते हैं जी। तो ये तमाम जो मुख्तलिफ जूरिस्डिक्शंस हैं जी, फिर उस तरफ ये मामला उन फोरम्स पे भेजना पड़ेगा, वहां पे फिर इनकी प्रोसिक्यूशन होगी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी जो होगी वहां पे कोई जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है वो फिर इसको प्रोसेस करके प्रोसिक्यूशन आर्म को भेजेगा और फिर प्रोसिक्यूशन इसको भेजेगी उस फोरम पे जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, वो फिर एडजुडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात बताई थी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जॉइंट प्रोसिक्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी, वो तो दैट वुड बी टू मच, ये भी टू मच है। ठीक। लेकिन वो चूंकि लॉ में एनविजिज नहीं है तो लिहाजा वो प्रोसेस एक बार फिर से होगा। तो ये जो 6 से 8 माह का जो प्रोसेस है इसमें मैक्सिमम यही होगा कि उन जो इदारे हैं मुख्तलिफ जो कि ये ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं, ये मामले अब उनके पास जाएंगे और एक दफा फिर ये प्रोसिक्यूशन और ट्रायल और काफी तवील अरसा लग जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे जो खौफनाक चीज है हुकूमत के लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन का आंसर है। हाँ। कि ये तो होता रहे लेकिन अगर उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया हमारे सामने इन्होंने झूठ बोल दिया, हमारे पास इतने फैक्ट्स आ गए हैं कि हम कह दें हमारे सामने इन्होंने झूठ बोल दिया, जैसे कि 2 जज साहिबान ने कह दिया, तो फिर पॉलिटिकली और लीगली मौजूदा हुकूमत जो है उसको बहुत नुकसान हो। अच्छा कादिर साहब, ये जो दोनों मामलात आपने हमें बताए,
आई अंडरस्टैंड, जो बिन द अटॉर्नी जनरल, आप कानून को बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, कोर्ट के प्रोसेस को आपने बहुत नजदीक से अंदर से भी देख लिया, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अदालत ये दोनों चीजें कर सकती है, एक ट्रायल वाला प्रोसेस और एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला 62 और 63 के पस मंजर में, या ये अदालत कहीं पे अपने फैसले में कह गई हुई है और हमारी वो नजर जो है उसको स्पॉट नहीं कर सकी है? इरफान कादिर साहब, अदालत दोनों चीजें ही नहीं कर सकती। ये अदालत ट्रायल नहीं कर सकती, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है जी। डिस्क्वालिफिकेशन भी ये नहीं कर सकते। डिस्क्वालीफाई कर सकती है इलेक्शन कमीशन। आइन उठा के देखें, आइन में कहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करेगी। ये तो गिलानी साहब की दफा हद से ज्यादा लंबी छलांग लगा दी थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं बारहा इनको मुख्तलिफ केसों में मैंने रोकने की कोशिश की। काश के मेरी बात मानी होती और आज इतना बड़ा ट्रायल जो सुप्रीम कोर्ट को हो रहा है, जिस हुकूमत को हो रहा है, किसी का भी ना हो रहा होता उस तरह से, और इदारे जो हैं वो अपनी अपनी राह पे आइन के मुताबिक काम कर रहे होते। तो अभी भी इनके पास एक रास्ता था, वो ये था कि शुरू में ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके तो वो जो गलत प्रेसिडेंट्स हैं जो आइन के खिलाफ है उनको रिविजिट करते। लेकिन इसके लिए आपको बड़े फार साइटेड जजेस चाहिए, उनकी फार साइटेडनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जज बनते हैं या चीफ जस्टिस बनते हैं तो आप अपनी 1-2 साल की मुद्दत को नहीं देख रहे होते, आप एक इदारे को देख रहे होते हैं। उस इदारे की साख के लिए यूनिफॉर्म फैसले होने चाहिए, इसीलिए लार्जर बेंचेस बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी भी ये भी एक रास्ता है इनके पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये नहीं होने चाहिए कि एक सियासी पार्टी के दौरान में जुडिशल प्रेसिडेंट्स और हैं और दूसरी पार्टी के दौरान और हैं, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी तो रूल ऑफ लॉ होगा, वरना तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात से जो मैं समझ सका हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि दोनों मामलात नहीं कर सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई पहले भी नज़ीर मौजूद है और वो अब भी कर सकते हैं और ट्रायल के लिए भी भेज सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं कि कर सकती है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं कर सकती। आप कहते हैं नहीं कर सकती, लेकिन आइन के मुताबिक पहले तो आपने हमें बताया ना ऑप्शंस दो कि ये हो सकता है इनके ये कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर के उन्होंने वही गलत प्रेसिडेंट्स को अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, लेकिन अगर कानून को संवारना है, सही करना है, आइन की रूह को उसकी सही तशरीह करनी है, तो फिर वो जो मैंने आपको बताया लार्जर बेंच बना के, तो फिर सारा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को रिविजिट करें और अपनी जो अना है उसको फिर इनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट तो नहीं किया ना कि हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे या ट्रायल के लिए केस भेज देंगे या ट्रायल करेंगे। इंडिकेट तो कर दिया 2 जजेस ने कि ये डिस्क्वालीफाइड है, 3 जजेस ने इंडिकेट किया कि हम डिस्क्वालिफिकेशन के इशू को देखेंगे। ठीक है, अब इनकी जो वकीलों की टीम है वो बेचारे ऑब्वियसली वो इनका साथ तो नहीं देंगे, वो आइन का भी साथ नहीं देंगे, वो तो अपनी प्रैक्टिस बचाएंगे क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो आखिरी मोमेंट पे वो सुप्रीम कोर्ट का साथ दे देंगे, आइन का साथ नहीं देंगे और हुकूमत का साथ भी नहीं देंगे, तो फिर नून लीग जो है वो तनहा रह जाएगी। कादिर साहब, तस्वीर वाले मामले पे आप क्या कहते हैं? कोर्ट कह चुका है कि जो तहकीकाती टीम की रिपोर्ट है ये पता चलाने के लिए कि ये किसने लीक की और क्यों लीक हुई, वो शायद मामलात हमारे सामने ना आए, क्या कहते हैं आप? कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। ठीक है, उन्होंने इनकी तकरीबन दरखास्त जो है वो तकरीबन डिसमिस ही कर दी हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। और दूसरी इनकी जो बात है, ये सारी चीज पे इंक्वायरी की जाए, उस पे तस्वीर वाले मामले पे, हुसैन नवाज साहब की मामले पे, उस पे कोर्ट ने अभी तक हतमी फैसला तो नहीं दिया। ठीक, लेकिन जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो जारी रखें आप उसको, तो इनडायरेक्टली समझें कि वो भी इशू इनके खिलाफ ही होगा। तो देखिए, अगर हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि तस्वीर के मामले पर हमें बताइए ये क्यों लीक की गई, किसने लीक की, और उस बंदे का नाम सामने ना आए, तो आपके ख्याल में ये अभी हो सकता है, आ सकता है? देखें, कोर्ट तो 2 मिनट में ये पता करा सकती है कि वो बंदा कौन है, मुश्किल ही कोई नहीं है, तो वो तो फौरन पता चल सकता है। तो मुश्किल क्या है काजी साहब? कोई कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इस तस्वीर से नुकसान कोई नहीं हुआ हुसैन नवाज का या प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली का, उनको यानी प्रेजुडिस कॉज नहीं हुआ इस। वो जो उन्होंने जो दरखास्त दी है उसमें जो बातें लिखी हैं, जो कानूनी मंतक है, वो जिन वकील साहब ने वो दरखास्त ड्राफ्ट की है, यहाँ तो वो कानून को समझे नहीं है और यहाँ फिर उन्होंने खिलाफे कानून एक दरखास्त डाल दी है।
ठीक, अब को कानून कोई वॉयलेट नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं तो फिर लेकिन किसने किया, किसने जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी उठ गई? ये अब इनको चाहिए कोर्ट को पता चला दे ताकि हर चीज ही सामने आ जाए। मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि ये तो सारा जो प्रोसीडिंग्स है ये ओपन होनी चाहिए थी। इनको तो इतना सीगा राज में जरूरत ही नहीं थी, इसकी इन कैमरा नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये तो इसकी टेलीवाइज होनी चाहिए थी सारी जीआईटी की जो ये है प्रोसीडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन जो है। ठीक है। इरफान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, हमसे बात कर रहे थे। इस सेगमेंट में इतना कुछ। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पनाहगाहों के हवाले से जो बार बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या कहा, जानिएगा। कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान के अंदर हैं। अगर आपने अफगानिस्तान के मसले का हल ढूंढना है तो इल्ज़ामबाजी बंद करनी पड़ेगी और अपने आप क्या सिचुएशन है आपके मुल्क की, वो सूरत हाल का जायज़ा लेना पड़ेगा। बातें हो रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि बहुत तब्दीली आने वाली है। ड्रोन हमलों का एक तो हमला हो गया, ड्रोन हमलों की पॉलिसी अपनाने वाले हैं, एड कट करने वाले हैं। उसके अलावा नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, उसको भी रीथिंक करने की करेंगे। तो अगर ये तमाम काम ना भी किए ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन इस किस्म की खबरें आना सोर्सेज के हवाले से मीडिया के अंदर, वो कुछ अपने तय ख़ास मकसद रखता है। पाकिस्तान से फिर एक दफ़ा आप डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर जो है आप दबाव डाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने तय बॉर्डर के ऊपर भी काम कर चुका है। इन एलिगेशंस के हवाले से और ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आमिर राना साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। आमिर राना साहब, ये जो बहस है दहशतगर्दों की पनाहगाहों की और पाकिस्तान के रोल की अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में, कितना सब्सटेंस है इसके अंदर, और रियासत पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या वो ही असर रसूख अब भी मौजूद है तालिबान के हवाले से जो पहले एक दफ़ा एंजॉय किया करते थे कभी? देखिए, जब तक ज़रबे अज़्ब नहीं हुआ था उससे पहले तक तो इस प्रोपेगेंडा में ख़ासी हकीकत लगती थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की और ख़ास तौर के ऊपर जो हक्कानी नेटवर्क की पनाहगाहें पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान में या फिर औरकज़ई के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद मेरा ख्याल है कि इन इल्ज़ामात को उनको ख़ुद काबुल को, वाशिंगटन को रिव्यू करने की ज़रूरत थी कि अब उसमें कितनी हकीकत है। और ख़ास तौर के ऊपर इस तनाजुर में कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और उससे पहले जब साउथ ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमें तवक्को थी कि हमें वहाँ से कवर मिलेगा और जो लोग यहाँ से निकल के भागेंगे तो उनको वहाँ पे रोका जाएगा और उनको स्क्वीज़ किया जाएगा। इस किस्म की कोई हिकमत अमली ना तो हमें नेटो के तरफ से नज़र आई थी, ना ही काबुल की तरफ से इसकी कोई इंटेंशन नज़र आई थी। फिर ये हुआ कि यहाँ से कुछ रेफ्यूजीज़ जो हैं IDPs अफ़गानिस्तान में भी गए, तो पूरा पस मंज़र है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया। हाँ, देखिए, TTP के अहरार के लोग उसके अंदर वहाँ पे मौजूद हैं और ख़ुद अफ़गान तालिबान जिनसे ये बात करना चाहते हैं, हमें पता है कि वो कहाँ पे हैं। हेलमंद के अंदर मुखालिफ गिरोह तालिबान के आपस में लड़ रहे हैं। हमें पता है कि हक्कानीज़ की पूरी जो इकोनॉमी है, वार इकोनॉमी है और कहाँ पे कंसनट्रेटेड है, कहाँ से रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। ये सारी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट US के वेस्ट के थिंक टैंक्स की हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं। रूसी की है, इसमें अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, कहाँ किन रूट से जो है असला इनको आके मिल रहा है। ख़ास तौर के अफ़गान तालिबान के हवाले से मुल्ला रहीम जो हेलमंद के अंदर मजबूत हैं। ये तमाम चीज़ें तो हैं। मेरा ख्याल है कि इनको रियलिस्टिकली रिव्यू करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की बात है, अब देखिए कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के उस तरीके से हक़ में नहीं है, बल्कि अगर उनके आप पब्लिकेशन देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, वो उतने ही एंटी पाकिस्तान की फीलिंग है उनके यहाँ भी जितने किसी अफ़गान के यहाँ आजकल जो उनको नॉर्चर किया गया है पूरे फीलिंग्स एंटी पाकिस्तान, तो उनके यहाँ भी वही है। लेकिन चूँकि उनको एक आउटलेट चाहिए और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बनाया कि आप हैं वो चैनल जो आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उनको ला सकते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस इंगेजमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान कर सकता है। हाँ, लेकिन ये तालिबान को डिक्टेट करे वो मुमकिन नहीं है। ये हमने देखा था कि मरी डायलॉग हुआ तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कैंप कौन सा था? वो जो फैसिलिटेट कर रहा था पाकिस्तान
और ख़ास तौर पे तालिबान ने उस मुज़ाकरात से पहले भी, बाद में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की को इसमें शायद मरी के डायलॉग में तो देखें, अगर नेक्स्ट जो डायलॉग होगा दोहा के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम 1-to-1 मुज़ाकरात के को तरजीह देंगे। तो ये तमाम तनाजुर को बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देखना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर के ऊपर चूँकि काबुल के अंदर प्रेशर है, इंसर्जेंसी भी चल रही है, हेलमंद के अंदर बहुत ज़्यादा इन रोड्स बन गए हैं, काबुल के अंदर अटैक हुआ है, तो वो एकदम से उनकी पूरी लॉबी जो है वजूद मुतहरिक हो गई है। वो बीजिंग के अंदर भी ख़ास तौर पे मुतहरिक हुई है और वाशिंगटन में तो ऑलरेडी थी। तो वो एक उसकी वजह से एक हाइप बन गई है। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज थे वाशिंगटन में शायद उस तरीके से मोबिलाइज नहीं हुए हैं जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के प्रो लॉबी जो है या इंडिया के प्रो काम कर रही है, वो कर रहे हैं। तो अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट भी तो मौजूद है ना जी, उस लॉबी के इंटरेस्ट के साथ नत्थी हुआ है। आमिर साहब ये बताइए, क्या अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, आप जैसे कह रहे हैं इंसर्जेंसी चल रही है, इंसर्जेंसी लोकल सपोर्ट के बगैर तो इंसर्जेंसी नहीं चल सकती। तो एक हुकूमत जिसका बहुत ज़्यादा टिल्ट वेस्ट की तरफ है, वेस्ट उसकी तरफ देखता है, वो वेस्ट की तरफ देखता है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन आपको नज़र आता है कि आप सोल्जर्स और भेजते हैं, उनको यकीन दिलाने की कोशिश करें कि अफ़गान जो हैं, तालिबान जो हैं वो बहुत बुरे हैं आपके लिए, हम बहुत अच्छे हैं, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी, ये मॉडल आपके ख्याल में? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल होने वाला है। मुख्तलिफ आइडियाज़ इस पर डिस्कस हो रहे हैं डीसी के अंदर, थिंक टैंक्स उसको कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के रोल उसके बगैर बाईलैटरल सारे उनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक अहम जो चीज़ गर्दिश में है और जिसमें लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे इन्फ्लुएंस होने जा रही है, वो एक थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन से आगे बढ़ के काम है। वो समझते हैं कि शायद पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे तालिबान का कंट्रोल है वहाँ पे कोई पावर शेयरिंग की कोई चीज़ हो सकती है। और ये खासा फ्रस्ट्रेटिंग है काबुल के लिए कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, पावर शेयरिंग का आता है, तो वो शायद जो उनके अपने भी जो आउटरीच है वो खासी उसकी उनके मुतासिर होगी। तो वो तो एक बिल्कुल हट के चीज़ है। लेकिन अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें इंसर्जेंसी फ्यूल इसलिए हो रही है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई है इसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर अफ़गानिस्तान की, उसको स्टेबलाइज करने की। इसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसकी जुडिशरी, इसकी मिलिट्री, इसकी पुलिस उस स्टैंडर्ड की नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि एक नई रियासत को स्क्रैच से बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसमें आप चीज़ों को एक्सटर्नलाइज नहीं करें। उसको आप देखें कि जितना कसूर एक्सटर्नल का बनता है, पाकिस्तान का बनता है, सिर्फ उसको उतना ही मोरल निज़ाम ठहराया जाए। 100% का अगर आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे तो आप किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो जब ओपिनियन की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर अपने ओपिनियन की, इंसर्जेंसी के सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ओपिनियन तो मौजूद है इनके खिलाफ ना। अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे और उसके अंदर आप रूह फूंकने के काबिल नहीं होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए, खा वो पाकिस्तान में हो क्या किसी भी मुल्क के अंदर हो, अगर रियासत उसको वो चीज़ नहीं दे रही, अगर वो रोज़गार उसको या बाकी उसको इंगेजमेंट नहीं हो रही कम्युनिटीज़ की वहाँ पे, अगर कोई और आके दे रहा है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। तो आपने वो गवर्नेंस का और तमाम जो आपने स्ट्रक्चरिंग करनी थी वो नहीं हुई, तो उसी को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जहाँ जहाँ पे हमारे यहाँ ये वैक्यूम बनते थे, वहाँ पे इस किस्म के का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना आसान हो जाता था। तो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हैं। हाँ, पावर शेयरिंग एक चीज़ हो सकती है कि आप ये लेजिटिमेट एक्टर बन जाएंगे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर वो लेजिटिमेट एक्टर बन गए तो मज़ीद के लिए एक स्ट्रगल उनकी शुरू होगी कि कैसे वो ज़्यादा इख्तियार हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में ये एक बड़ी कंट्राडिक्शन आएगी कि एक तरफ आप पावर शेयरिंग के फार्मूले की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे टेररिज्म होता है तो वो पाकिस्तान को उसका स्केपगोट बनाया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अगर इस तरह की कोई तजवीज़ गौर है, जैसे आपने बताया कि ड्रोन अटैक्स और एक बड़ी हार्ड अप्रोच के साथ आएंगे पाकिस्तान, अगर ये आती है तो फिर दूसरा प्रोसेस भी वो नाकाम हो जाएगा। अब उसमें देखना ये एक और चीज़ ये है कि चाइना ने तो अभी कहा कि वो तैयार है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिकन्सिलिएशन के लिए, लेकिन कि
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या पाकिस्तान के लिए कोई अलहदा पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएगी या उसको अफगानिस्तान के अंदर रखेगी? अगर इसको पाकिस्तान को अफगानिस्तान के फ्रेमवर्क में रखा तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के लिए भी, और ख़ुद अमेरिका भी वो जो अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है इस खित्ते में, अफगानिस्तान में, इंडियन ओशन के अंदर और जितने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो ट्रेंड चल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ मिडल ईस्ट में रोल है, वो भी शायद अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं वेस्ट के अंदर कहीं भी हैं, अब उनको कैपिटलाइज ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग करके अफगानिस्तान से देखा जाए, और जो भी पॉलिसी रिव्यू चल रहा है पाकिस्तान की एक अपनी अलग से हैसियत है। जब तक आप उसको पाकिस्तान के बायलैटरल फ्रेमवर्क में नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक शायद अमेरिका अपने मकासद अफगानिस्तान में भी हासिल नहीं कर सके। अमेरिका के वो मकासद किस तरह पूरे होंगे और वो मकासद हैं क्या? ओबामा साहब कह रहे थे कि हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, यहाँ से निकल जाना चाह रहे हैं। विड्रॉल शुरू भी हुआ, ड्रॉ डाउन हुआ, फिर पता चला कि अब ट्रंप साहब जो है 5,000 फौजी मजीद वहाँ पे भेज रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक चाहते क्या हैं वो अफगानिस्तान के अंदर, अचीवमेंट क्या उन्होंने करनी है? दूसरा, अगर तालिबान से लड़ना मकसूद है और 5,000 फौजी किस मकसद के लिए और भेज रहे हैं? स्टैनले मैक्रिस्टल साहब ने ओबामा के दौर में तो उन्होंने तो 40,000 फौज मांगी थी, गालिबन 35,000 दे दी गई थी उनको, तो ये तो बहुत कम नंबर है अगर लड़ाई भी करनी है। अगर ये वाज़े हो जाए कि वाशिंगटन के असल अहदाफ क्या हैं तो ये मसला बहुत पहले हल हो चुका हुआ था, लेकिन अब ये एक ऐसा ट्रैप बन गया है जिससे नेटो के लिए और ख़ास तौर पर यूएस के लिए कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल है। उसकी पूरी राय उसके इर्द गिर्द इसकी हमार हो गई है कि अगर अफगानिस्तान से उन्होंने डिसंगेज किया तो शायद कोई ऐसा बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट यहाँ से अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्रिएट हो सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो मज़ीद से मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उनकी चूँकि उन्होंने कहा कि हम इसको एक रीबिल्ड करेंगे इस पूरी कंट्री को, इस पूरे मुल्क को, तो वो एक उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और फिर पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी लगता है इस खित्ते में। इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनका ज़्यादा जो है ईरान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो हो सकता है और चाइना के उसके अंदर भी हो सकता है, तो उसके लिए लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज और अपने आप को इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसाना कोई रैशनल अप्रोच नहीं है, और उसके लिए इतने रिसोर्सेज पे खर्च करना, वो जितने उनके स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं वो यहाँ उसके बगैर भी वो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हमें पता है कि इंडियन ओशन के अंदर जो उनका पूरा एक बहरी बेड़ा है वो अब्राहम लिंकन, तो वो यहाँ पे मौजूद है। वो इनफ था पहले भी और अभी भी, बजाय इसके अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाएं और अपने फौज भी मरवाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनका स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन इनकी ठीक होने वाली है। शायद इसको इस मर्तबा देखा जाए और डिसंगेज कैसे करना है और निकलना कैसे, एग्जिट स्ट्रेटजी वो अभी तक नहीं बन रही जो 2011 से बनाने की कोशिश वो निकलने की अगर स्ट्रेटजी नहीं अभी तक नहीं बन सकी है, 3 सदूर के जाने के बाद भी, तो 2011 से अब तक तो फिर आगे भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद थे। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बात करना चाह रहे हैं उन 500 से ज़ायद अशिया की जिनके ऊपर मज़ीद रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जा रही है, मज़ीद महंगा किया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसका और क्यों किया जा रहा है? इसके बाद खुश आमदेद नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ चीज़ों के लिए महंगे करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीज़ें बहुत वाइड स्प्रेड हैं जिनका इस्तेमाल जो है रोज़ाना भी किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये उन चीज़ों पर होगा जो इम्पोर्टेड की जाएंगी। हम थोड़ा सा इसमें हैरान इसलिए हैं कि अगर खजूर है और अगर स्ट्रॉबेरी है, अगर सेब है, अगर गोश्त है, तो क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पोर्ट हो रही हैं, इनके ऊपर ड्यूटी में इजाफा होगा? एक नंबर 2, इन अशिया के महंगे हो जाने से जो आपके पहनने से लेकर, हाथ धोने से लेकर, नहाने से लेकर और तमाम चीज़ों में, आपकी गाड़ी के लिए जो इम्पोर्टेड है, तमाम चीज़ों में रेगुलेटरी ड्यूटी का इजाफा जो किया जा रहा है इतना वाइड स्प्रेड, इसका आम ज़िंदगी के अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? 5 से लेकर 35% तक रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे और बाकी तमाम चीज़ें, वो शैम्पू हो या साबुन हो या सब्जियां हो, फल हो या गोश्त हो,
लेकिन इंपोर्टेड हो उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी 5 से 35% लगा दी जाएगी। क्या लाइकली इंपैक्ट हो सकता है, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन FBR, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला यूसुफ, ये बताइएगा आपके ख्याल में ये इम्पैक्ट जो है आम आदमी तक ट्रांसलेट हो सकता है, या जो इंपोर्टेड चीज़ें कंज्यूम करते हैं सिर्फ उन तक ही रहेगा? देखें, बात ये है कि बेसिकली जो इशू है ना हमारा जी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखें तो हमारा जो ट्रेड गैप है ना, ट्रेड डेफिसिट जी, वो सब्सटैंशली बढ़ गया है। और उसकी वजह एक तरफ है आपकी इंपोर्ट्स जिनमें के अच्छा खासा इजाफा हुआ है, और दूसरी तरफ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो अब कोशिश गालिबन ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ अगर हम इंपोर्ट्स ऐसी जो कि लग्जरी टाइप आइटम्स हों और इस तरह की हों, उनको हम कुछ इस तरह से रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के तो उनको रिड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक, बेसिकली दैट सीम्स टू बी दी कॉन्सेप्ट, आई थिंक। और अब क्वेश्चन जो है कि जी आगे चल के ये किसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आना है। इम्पैक्ट जो आना है वो तो बुनियादी तौर पे वही चीज़ जो एक्चुअल इंपोर्ट होगी उसी की कॉस्ट में ये इजाफा होगा। तो अब ये नहीं है कि जी एक आपने दूध का पैकेट इंपोर्ट किया है, लेट्स से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक्चुअली इंपोर्ट कर लेते हो, बट उसके मुकाबले में आपका लोकल जो दूध एक बल्क में अवेलेबल हो रहा है और सप्लाई हो रहा है टू द कंज्यूमर्स, उसके ऊपर ये कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे अब लगता है कि कुछ चीज़ों के अंदर शायद कन्फ्यूजन का हम शिकार हों। फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि गोश्त है, उछड़ी है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, मग्ज़ है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, चिलगोज़े के बारे में मैंने तो नहीं सुना कि हम इंपोर्टेड चिलगोज़ा खाते हैं। चिलगोज़ा तो हम जो है बाहर भिजवाते हैं। इस तरह की चीज़ें, सेब है, मैंने नहीं सुना कि होते हैं, इंपोर्टेड सेब भी आता है मार्केट के अंदर, आते हैं लेकिन थोड़े कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली ऐसी हैं जो हमारी लोकल प्रोड्यूस है। वही ना, बेसिकली तो बल्क ऑफ द कंजम्पशन जो है ना हमारी, जो आपकी जो लोकल कंज्यूमर की जो फूड की जो साइड है ना, बल्क जो है वो तो हमारा अपना ही है। ठीक, और वो इम्पोर्टेड नहीं होता। लेकिन इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपने जैसे मेंशन किया है ना, वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें उसकी वाकई ज़रूरत है या कैन वी डू विदाउट इट। ठीक है, मसलन वो अगर इतनी महंगी पड़ जाती है, उसके ऊपर जैसे ड्यूटी अब मज़ीद लगा दी गई है, तो डू वी हैव टू हैव इट। ठीक है, कैन वी नॉट जस्ट गो बाय वट एवर वी आर हैविंग ठीक है, अवेलेबल टू अस। ठीक। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से भी बात की जा रही है, लग्जरी गाड़ियों के हवाले से, स्पोर्ट्स गाड़ियों के हवाले से। 2000 से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं या उससे ज़्यादा की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी लगाई। एक तरफ हम ये सुन रहे हैं, दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका एक फेज़ स्टार्ट हो रहा है। गाड़ियां लोकली मिल के कंपनीज कोलैबोरेट करके प्रोड्यूस करने जा रही हैं। क्या आपको एम लगता है कि डिस्करेज किया जाए इंपोर्टेड गाड़ियों को, या ओपन मार्केट होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी मार्केट? देखें, एक अगेन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो ये है कि जो आपका लोकल होता है ना इंडस्ट्री, उसको एक प्रोटेक्शन लेवल दिया जाता है। ठीक, इस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन लेवल, और उसका मकसद ये होता है कि आप ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हो ख़ुद, तो कल वहाँ से बाहर से कोई भी बंदा उसको जो इतना वॉल्यूम में बना रहा है और उसके पास इकोनॉमी और स्केल है, थिंग्स लाइक दैट, तो वो यहाँ पे डंप कर दे, तो फिर यहाँ लोकल इंडस्ट्री कैसे लगेगी। तो ये जो अब ये जो मोटर व्हीकल्स की भी जो बात है ना, ये एक लग्जरी कैटेगरी में आता है आइटम, तो उसको भी वो चाह रहे हैं कि जी उनको हायर और करें, ड्यूटी वगैरह को रेज करें, ताकि वो इंपोर्ट जो करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक। एक आम सा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम कंपटीशन को
हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ड्यूटीज़ की जगह ड्यूटीज़ लगा के, सेल्स टैक्स लगा के, कस्टम्स ड्यूटी लगा के प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो देन कॉस्ट नेचुरली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंपटीशन कोई नहीं मिल रहा, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में कॉस्ट हाई नहीं चली जाएगी? लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे देके चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी? एक्चुअली देखें, बात यह है, जैसे मैंने कहा कि ये तो एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक, ये कोई नई बात नहीं है। और उसमें क्या है कि लोकल इंडस्ट्री को अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं करना ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टमेंट है, नेसेसरी है, वो कैसे फिर आप उसको लेके आगे चलोगे? दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है। देयरफॉर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि वो जो कंपटीशन वाली बात है ना, वो भी competitive ग्लोबली एट्सेट्रा, लेकिन हर कंट्री का एक अपना अपना वो एक तरीक़ेकार होता है। तो कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। अब एक कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप कर रहे हो प्रोड्यूस, तो उसके मुकाबले में आपने वही इंडस्ट्री यहाँ लगा ली, लेकिन उसका अभी साइज़ बहुत थोड़ा है, छोटा है। अब वो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वही हाई वॉल्यूम के साथ उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है और उसकी वजह से वो यहाँ पे जो भी माल बेचेगा अपना, उसी के बराबर आप भी अपना माल जो है वो बना के प्रोड्यूस करके सेल करो, ये भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा इम्पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारे तक सुनने में चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि जो सर्कुलर डेट है बिजली वाला, वो भी शायद आइंदा आने वाले दिनों में तरमीम के ज़रिए आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमें पता है ऑलरेडी हम ज़्यादा महंगी बिजली बना के नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहे हैं, उसका भी हमें पैसे जो हैं वो आवाम से लेंगे, तो उससे मुबर्रा तो नहीं होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी। जाहिर बात है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, टेक्सटाइल सेक्टर का ऑलरेडी हमें पता है बेड़ा गर्क हुआ है। तो एक तरफ हम बढ़ाते जाएं लोकल कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, दूसरी तरफ हम अपना एक्सपोर्ट्स जो हैं ऑलरेडी उनका बुरा हाल होता जाए, तो आपके ख्याल में अच्छी स्ट्रेटेजी नजर आती है आपको ये? देखें, बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना, वी हैव टू चैलेंजेस। एक तरफ हमारी इंपोर्ट्स में जो इतना इजाफा आ रहा है, तकरीबन $40 बिलियन से तकरीबन 50 के करीब इस साल के एंड में वी आर लाइकली टू हैव। दूसरी साइड जो हमारी थी एक्सपोर्ट वाली, 40 से 50 हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ। नहीं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स वेरी वेरी हाई। और दूसरी तरफ आपका 25 बिलियन से तकरीबन 20 बिलियन पे आ रहा है दी एक्सपोर्ट साइड, ठीक है। अब आपका इधर 50 और इधर 20, आपका जो डेफिसिट का फिगर है 30 बिलियन के करीब हो रहा है। तो हाउ अब ये रिफ्लेक्ट क्या करता है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपके बिजनेस के लिए? अब आप बताएं कि हाउ आर यू गोइंग टू मीट दिस, वेयर आर यू गोइंग टू फंड इट फ्रॉम? इसका जो होता है ना, अब तक हमारा जो इसका वो फंडिंग आती रही है, वो आपका होती है फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है। अब फॉरेन रेमिटेंसेस भी हमारी जो है, तो वी हैव अ ह्यूज चैलेंज एंड वी हैव एक बहुत बड़ा आपको इसका हल निकालना होगा और डील करना होगा ना। तो अब जैसे ये बात हुई है, ये मैं जो समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में इनकी कुछ कोशिश है टू ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्ट साइड। ठीक। दूसरी साइड में आपको याद होगा कि एक्सपोर्ट के लिए भी एक गवर्नमेंट की तरफ से वो आई थी एक पॉलिसी डिसीजन, जिसमें कुछ सब्सिडी और समथिंग लाइक दैट टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दी गई बेसिकली। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल वालों से बात करें तो वो कहते हैं जी कि जब से अनाउंस हुआ है हमें कोई 1.5 बिलियन उसमें से मिला है, 180 बिलियन में से वो कह रहे हैं हमें पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल, और वो भी एक अजीब बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, हालांकि पॉलिसी तो उन्होंने डिसाइड करके अनाउंस की एज द गवर्नमेंट साइड, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरी भी यही फीडबैक है फ्रॉम द एक्चुअल इंडस्ट्री कि जी ये तो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा हमारे लिए, तो फिर हाउ आर वी गोइंग टू एक्चुअली
benefit and have a make a difference in the actual position. बिल्कुल जी, हमने अभी बात की है उनसे 2 दिन पहले। उनका ये कहना, जब उन्होंने हड़ताल शुरू की है, उनका जी नहीं मिल रहा हमें, कोई 1 अरब दिया है या 1.5 अरब दिया है, यही बात तो है, इस तरह का फिगर है, और 180 अरब रुपया अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, हाउ बैड इज इट कि ये अवाम के पास वापस जाएं, मंसूबों की कॉस्ट रिकवर करने के लिए, पावर के सेक्टर के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो लोगों से रिकवर करने के लिए जाएं, सर्कुलर डेट के लिए कहें कि अमेंडमेंट करके तो लोगों से पैसा आहिस्ता आहिस्ता वसूल करें। हाउ बैड इज इट? एक्चुअली देखें, जो सर्कुलर डेट का मसला है ना, जी, वो तो एक बहुत ही बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आती है कॉस्ट आपको, इट इज़ पार्ट ऑफ द सब्सिडी, क्योंकि आपको फंड करना होता है। जो भी शॉर्टफॉल आती है ना, जो हमारा एक इस वक्त एग्रीमेंट है विद दी IPPs, उसके तहत अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती विद इन 30 डेज, तो गवर्नमेंट ने सॉवरन गारंटी दी हुई है, सॉवरन गारंटी, एंड दैट हैज़ टू बी देन कॉल्ड फॉर, अगर वो नहीं मिलते पैसे तो, ठीक है। अच्छा, अब वो जो पैसों की जो वजह है शॉर्टफॉल, जो सर्कुलर डेट की मेन जो वजह, एक तरफ है कि आपकी रिकवरी जो है ना, आपने 100 रुपये का बिल किया ना, तो आपकी रिकवरी आई है 80% और सो, ठीक है। दूसरी तरफ आपका है लाइन लॉसेस। अब लाइन लॉसेस जो हैं, आपने आपके रेगुलेटर ने आपको ये टारगेट दिया हुआ है कि भाई ये परसेंटेज होगी, लेट्स से वो 10% है, आप एक्चुअली कर लेते हो 20% पे चला जाता है तो वो जो डिफरेंस होगा वो भी आपकी कॉस्ट बनती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर ऐड होता है, और आपकी जो रिसीवेबल और आपकी जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर ये अमाउंट जो है वो आपके पास उतना होता नहीं टू एक्चुअली पे टू द सप्लायर। तो फिर आप वो गवर्नमेंट से ही ज़ाहिर है लेना है, डिपेंड तो उन्हीं पे करना है, तो उनकी फिर ये सब्सिडी बन जाती है। सो दैट इज़ द कॉस्ट एज फार एज द नेशनल एक्सचेकर इज कंसर्न। तो और अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं होते हैं नाज़रीन, तो वो क्या करे? हमारी जेब हाथ डालती फिरे, जैसे हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं, कशकोल लेके बाहर जाए, कर्जे ले, लोकल बैंकों से बोरोइंग करे, एक गुब्बारा जो है, बहुत बड़ा गुब्बार जो है ये लोन्स का हमारे सर के ऊपर डाल दे, एक्सपोर्ट्स ना बढ़ा सकें, हम अपने जो बैलेंस है वो ना ठीक कर सकें, तमाम इकोनॉमी के सेक्टर्स के अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हों वो नेगेटिव आ रहे हों, और बोरिंग के ऊपर रिलाई किया जा रहा हो, कॉस्ट को बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही हो, आवाम के ऊपर बोझ डालने की बात की जा रही हो, परफॉर्मेंस नहीं कहलाती है हुकूमत की। ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से जो 4 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। एक तरफ आप मुहाज में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ ये आपका मईशत का महाज है जो ज़्यादा आपका कड़ा इम्तिहान है। प्रोग्राम में इतना कुछ ही। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन FPR हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। खत्म हुआ प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।